हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइड एजुकेशन। स्वागत है आपका स्टडी वाइड एजुकेशन में। बच्चों, एक नए वीडियो के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 20 करेंगे। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से 19 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी 19 पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वेनिस, ऑप्शन बी है जिनोवा, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो 1492 ईस्वी में सर्वप्रथम अमेरिकी महाद्वीप की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस जिनोवा का प्रसिद्ध नाविक था। इसका जन्म 31 अक्टूबर 1491 ईस्वी को जिनोवा, इटली में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 20 मई 1506 को वैलादोलिद, वर्तमान स्पेन में है, वहाँ पे हुई थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस जिनोवा का था। ये कहाँ पे है? इटली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है निष्पक्ष विधि, ऑप्शन बी है व्यापार पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अहस्तक्षेप नीति का अर्थ कुछ प्रतिबंधों का हट जाना है। एडम स्मिथ ने प्रकृतिवादियों द्वारा प्रदत्त रोको मत जाने दो के नारे में लिपटी हुई अहस्तक्षेप की नीति को बिना शर्त समर्थन देते हुए स्वतंत्र व्यापार की जबरदस्त हिमायत की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसकी स्थापना उन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। मदन मोहन मालवीय जी वर्ष 1919 से वर्ष 1939 तक इसके कुलपति भी बने रहे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। पहला है सिपाही विद्रोह, दूसरा है वास्को डी गामा भारत पहुंचा, तीसरा है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो सिपाही विद्रोह कौन से सन में हुआ था? ये हुआ था 1857 में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा था 1498 में। कब पहुंचा था? 1498 में। तीसरा है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में की गई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 132 जो कि गलत है, ऑप्शन बी है 312 ये भी गलत है, ऑप्शन सी है 231 जो कि सही है। पहला वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई 1526 में और सिपाही विद्रोह 1857 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है मैकियावेली, ऑप्शन सी है जॉन लॉक, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। तो इसे कौन कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सुधार आंदोलन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, ऑप्शन बी है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन सी है परम राजसी का उदय, ऑप्शन डी है मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। तो पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रांति, ऑप्शन बी है आम हड़ताल, ऑप्शन सी है तोड़फोड़, ऑप्शन डी है समझाना और प्रचार करना। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं वो समझाना और प्रचार करना है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1850 के दौरान ब्रिटेन डैश कहलाने लगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है छोटा महाद्वीप, ऑप्शन बी है दुनिया का कारखाना, ऑप्शन सी है मजदूरों का राजा, ऑप्शन डी है फैक्ट्री का मालिक।
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं का विश्व व्यापार में प्रभुत्व था। अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं को उत्पादित किया गया। तकनीकी तथा संगठनात्मक सुधार के कारण ब्रिटेन के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई। ब्रिटेन की इस वृद्धि की विश्व के अन्य देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसी कारण ब्रिटेन को 1850 ईस्वी के बाद विश्व का कारखाना कहा जाने लगा। तो 1850 के दौरान ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो बैक्यूनिन जो थे, मिखाइल बैक्यूनिन, लोक लुभावनावाद के शुरुआती दिनों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। यह एक रूसी क्रांतिकारी अराजकतावादी और समूहवादी अराजकतावादी का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए जो है मिखाइल बैक्यूनिन रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन का अराजकतावाद का संस्थापक था। तो मिखाइल बैक्यूनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बुद्धिजीवी, ऑप्शन बी है गरीब लोग, ऑप्शन सी है मध्य वर्ग, ऑप्शन डी है कामगार। तो इमाइल ने समाजवाद के संबंध में कहा है, समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः स्पष्ट है कि समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है। तो किसका है? ऑप्शन डी कामगार का आंदोलन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? ऑप्शन देखते हैं। ली ताइपू, ऑप्शन बी है सी है हुआंग ती, सी है लाओ जे, ऑप्शन डी है कन्फ्यूशियस। तो चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण जो है चीन के प्रथम सम्राट सी है हुआंग ती ने 220 से 206 ईसा पूर्व में कराया था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, सी है हुआंग ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड की खोज करने के लिए, ऑप्शन बी है चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए, ऑप्शन सी है गुड होप केप का चक्कर लगाने के लिए, ऑप्शन डी है कनाडा की खोज करने के लिए। तो मार्को पोलो 1254 से 1324 ईस्वी तक चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, कौन से सन में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1862 में, ऑप्शन सी है 1867 में, ऑप्शन डी है 1872 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ट्राफलगर की लड़ाई, ऑप्शन बी है वाघ राम की लड़ाई, ऑप्शन सी है पिरामिड की लड़ाई, ऑप्शन डी है ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई। तो इसमें जो है ट्राफलगर की लड़ाई जो थी, ट्राफलगर की लड़ाई 21 अक्टूबर 1805 में हुई थी। यह नेपोलियन की अंतिम हार नहीं थी, इसकी अंतिम हार वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई थी, 18 जून 1815 में हुई थी। लेकिन इस प्रश्न के ऑप्शन में वाटरलू की लड़ाई नहीं है, इसलिए ट्राफलगर की लड़ाई जो है इसका आखिरी होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवूर, ऑप्शन बी है गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है मैजनी। तो इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी, काउंट केवूर और गेरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, तो इसका जो
सी ऑप्शन है, मुसोलिनी इस इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टोक्यो एवं हिरोशिमा, ऑप्शन बी है नागासाकी एवं मियाजाकी, ऑप्शन सी है सेंदई एवं हिरोशिमा, ऑप्शन डी हिरोशिमा एवं नागासाकी। द्वितीय विश्व के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को एवं नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बास्तील, ऑप्शन बी है काम्यून्स, ऑप्शन सी है जैकोबिन क्लब, ऑप्शन डी है पिल्डनिट्ज। बास्तील दुर्ग के पतन के साथ फ्रेंच क्रांति 1789 ईस्वी का आरंभ हुआ था। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ए जो है बास्तील करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है ग्लोरियस क्रांति, तीसरा है स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, चौथा है रूसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। दूसरा है ग्लोरियस क्रांति, ग्लोरियस क्रांति हुई थी 1688 से 1689 में। कब हुई थी? 1688 से 1689 में। तीसरा है स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई जो कि हुई थी 1765 से 1783 तक। कब हुई थी? 1765 से 1783 तक। चौथा है रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा पहला चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा पहला चौथा तीसरा, ऑप्शन डी है तीसरा दूसरा पहला चौथा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी है अमेरिकी सिविल वार, ऑप्शन डी है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। तो बोस्टन चाय पार्टी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ट्रियनान समझौता, ऑप्शन बी है वर्साय समझौता, ऑप्शन सी है पेरिस समझौता, ऑप्शन डी है सेंट जर्मेन समझौता। तो क्रीमियन युद्ध जो है अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 का समापन पेरिस समझौता 30 मार्च 1856 के तहत हुआ था। कौन से समझौते के तहत? तो पेरिस समझौते के तहत। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रूस और तुर्की, ऑप्शन बी है यूएसए और इंग्लैंड, ऑप्शन सी है रूस और जापान, ऑप्शन डी है इंग्लैंड और फ्रांस। तो क्रीमियन युद्ध 1854 ईस्वी में शुरू हुआ और 1856 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस एवं तुर्की की संयुक्त सेना ने रूस को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए है रूस और तुर्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है किसी की ओर से नहीं, वह तटस्थ था। ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ, ऑप्शन सी है अपनी ओर से रूस के खिलाफ, ऑप्शन डी है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान धुरी शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि के खिलाफ मित्र राष्ट्रों यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि के साथ था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह जर्मनी के साथ था। अमेरिका, ब्रिटेन आदि के विरुद्ध था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो था जर्मनी के खिलाफ यूके के साथ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ताशकंद संधि, ऑप्शन बी है वर्सेल्स संधि, ऑप्शन सी है तिलसिट संधि, ऑप्शन डी है बर्लिन संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ वर्सेल्स की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 28 जून 1919 को जर्मनी व मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व रूस
फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित वर्साइल्स जिसे हम बोलते हैं में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना जाता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? बी, वर्साइल्स की संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है चर्चिल, ऑप्शन सी है स्टालिन, ऑप्शन डी है रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन शब्द पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गढ़ा था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा में किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। तो दूसरे युद्ध के दौरान चीन उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जर्मनी, जापान एवं इटली द्वारा संयुक्त रूप से एक त्रिपक्षीय संधि पर 27 सितंबर 1940 को हस्ताक्षर किया तथा जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्ति की स्थापना हुई। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मीन काम्फ का लेखक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है मैजनी। तो मीन कैम्फ का लेखक जो था हिटलर था। हिटलर की ये आत्मकथा है। हिटलर को नाजीवादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। इसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा देकर जर्मनी में वर्ष 1920 में नाजी दल की स्थापना की और वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। तो मीन कैम्फ किसका लेखक है? हिटलर है। हिटलर की जो आत्मकथा है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक बटन प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।